चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सिंह राजपूत जी के साथ में विशेषज्ञ की हैसियत से आज ये आपको क्या क्या टिप्स देने वाले हैं आयकर और निवेश से संबंधित। तो आप इन दिनों जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, मैं हमारे देश और वैश्विक स्तर पर कह रहा हूं, इसमें आयकर और निवेश को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूं। साथ में खेमारी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत किसी भी तरह डायरेक्ट किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम चल रही तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उसका दबाव पड़ रहा है। तो ये जो समय है, वर्तमान का समय है, ये पैसा बनाने का समय नहीं है, बल्कि एक पोर्टफोलियो बनाने का समय है। वो भी पोर्टफोलियो ऐसा कि आप निवेश करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी आपको सैटेलाइट बैलेंस एक फंड बनाना पड़ेगा। आप इस वैश्विक दौर में ये ना सोचें कि मैं पैसा बना लूं, आप ये सोचें कि जो मार्केट गिर रहा है, अप डाउन हो रहा है बार बार, जो जिस तरह वेलोसिटी मार्केट की आ रही है, तो इसमें आपको एक लंबा यानी लॉन्ग टर्म आपको निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ निवेश करेंगे तो मेरा दावा है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश की जानी चाहिए कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको ऐसा डिज़ाइन करें कि जो डेट्स फंड होते हैं या जो लॉन्ग टर्म वाले अच्छी कंपनीज होती हैं, उसमें आप करीब 50% 60% निवेश करें ताकि आपको डिविडेंड भी अच्छा मिले। और 10 से 20% आप गोल्ड में निवेश जरूर करें, क्योंकि गोल्ड जिस तरह अप डाउन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आपको फायदा दे जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आपका जो अगला प्रश्न था कि आप आयकर को किस तरह देखते हैं, तो देखिए, जब हमारे पास दबाव का माहौल होता है तो हमें भी कहीं ना कहीं आयकर के नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह हमारे ऊपर दबाव है वैसे ही सरकार पर भी दबाव है। क्योंकि मार्च का महीना खत्म हो चुका है, नया सत्र चालू हो चुका है, पुराना इनकम टैक्स यही खत्म होता है और यहाँ से नया इनकम टैक्स शुरू होगा। तो मार्च के महीने में आपने जो वित्तीय वर्ष 25-26 में जो भी आपने आय कमाई है उसका आप असेसमेंट कर लीजिए, उसकी कैलकुलेशन सीट निकाल लीजिए, और सीट निकालने के बाद आपको लगता है कि कहाँ कहाँ आपने निवेश किए, उन निवेश के पूरे स्टेटमेंट बुलाने के बाद आईटीआर की तैयारी कीजिए आप। बिल्कुल, फिलहाल हम तैयार हैं एक हमारे कॉलर से बात करने के लिए। नरसिंहपुर से नितेश मिश्रा जी हैं। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम नितेश मिश्रा, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। साथ की कंपनियों में से पीएसयू के आईपीओ कब आते हैं और इनमें निवेश करने का मौका क्या सही रहता है? और दूसरा प्रश्न है कि अगर बैंकों के एनपीए बढ़ते हैं तो क्या बैंकों की सेहत पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है? आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक तो आपने पीएसयू के बारे में पूछा है, दूसरा बैंक के एनपीए हो जाते हैं तो किस तरह से दबाव पड़ता है। तो मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब देना बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि अगर आप एक निवेशक हैं और आप कैपिटल मार्केट से आप सच में प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही लाभदायक होता है, क्योंकि सरकारी कंपनियां होती हैं वो आपको एक नियमित आधार पे यानी रेगुलर बेस पे आपको डिविडेंड का इनकम देती है और साथ ही साथ कैपिटल प्रॉफिट भी देती है। लेकिन पीएसयू में जब भी निवेश की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जाएं। दूसरा आपका प्रश्न ये था, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं तो पीएनएल का प्रॉफिट कम होगा। जब पीएनएल का प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम होगा। जब डिविडेंड कम होगा तो कहीं ना कहीं इसको मार्केट कैप में जो सिनेरियो हो चुकी है, आप जानते हैं मार्केट बहुत सेंटिमेंटल होता है, सेंटिमेंट से चलता है। तो एनपीए के दबाव से कहीं ना कहीं आपके शेयर वैल्यूज भी गिरेगी, नेटवर्थ भी कम होगी और साथ में डिविडेंड का वो आएगा। लेकिन अगर ऐसा माहौल होता है तो यह वो समय होता है जहां आपको निवेश करना चाहिए। अगर होता यह है कि चारों तरफ अगर उथल पुथल और भागम भाग देखते हैं तो वो भी पैनिक हो जाते हैं और वो फिर वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। तो इस भ्रम को, इस गलत फहमी के लिए आप क्या दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे कि इसमें पैनिक होने के बजाय आत्मविश्वास और अनुभव का उपयोग करें और डटे रहें, बने रहें, आगे के फ्यूचर को मद्देनजर रखें? जी देखिए खेमरिया जी, बिल्कुल, हम दबाव में आ जाते हैं, हम पैनिक में आके अपने शेयरों को बेचना शुरू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो जो व्यक्ति होते हैं जो शॉर्ट परचेज करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, यानी वो लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास 100 रुपये होते हैं और 1 लाख का सौदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति ही अक्सर मार्केट में परेशानी होते हैं। लेकिन यदि आपके पास सरप्लस फंड है, आपके पास पैसा है, तो आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शेयर की डिलीवरी रखिए। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप सोचेंगे 3 साल का, 4 साल का, और मार्केट लगातार कोलैप्स हो रहा है,
तब भी आप धैर्य बनाए रखें, और धैर्य बना के अगर आपने होल्डिंग बना के रखी तो वही शेयर्स, वही मार्केट आपको बहुत पैसा भी देके जाता है। जी मुकेश जी, एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं नर्मदापुरम से, हेमराज जी। जी हेलो। हाँ नमस्कार सर। जी मैं नमस्कार। हेमराज बकोरिया बात कर रहा हूँ। जी स्वागत नर्मदापुरम से। सवाल सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला जी। क्वेश्चन तो ये है कि मैं अभी स्टॉक मार्केट में नया नया आया हूँ, जी तो मैं भी स्टॉक खरीदता हूँ सर, लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो नए नए आते हैं तो स्टॉक खरीदते समय उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था सर कि एक तो होता है स्टॉक और एक होता है ETF, तो दोनों में सेफ कौन सा है या फिर दोनों सेफ है, इसके बारे में बताएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदापुरम से हैं, आपका प्रश्न बहुत सही है। देखिए यदि आप नए निवेशक हैं और अभी अभी शेयर मार्केट में आपने सेल्फ परचेसिंग परचेस किया है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मार्केट के कैंडल्स आना चाहिए, मार्केट का उथल पुथल आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक आपको फाइनेंशियल की अच्छी प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट परचेस शॉर्ट सेल ना करें, यानी डिलीवरी बेस पे ही काम करें, इंट्राडे से आप थोड़ा बचें। और आपका दूसरा प्रश्न जो था ETF वाला, तो कहीं ना कहीं सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अभी वर्तमान में आपके लिए सेफ है। लेकिन मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ इसके साथ कि यदि आप SIP में निवेश करेंगे बिल्कुल तो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे पाएंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, अगर इतिहास की बात करें या पीछे जाके देखें, तो SIP और म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को 14 से 16% का रिटर्न बड़े आसानी से दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि उस कंपनी में जो काम करते हैं, जो व्यक्ति लगे होते हैं, आप तो पैसा देते हैं, लेकिन आपको पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है, और वो फंड मैनेजर उसका काम ही ये होता है मार्केट को वॉच करना, मार्केट को देखना, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी नीचे आ रही है, उसके हिसाब से उसको शेयर डिसीजन लेना। तो मैं आपसे ये यहाँ पे एक सलाह भी देना चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं SIP और म्यूचुअल फंड की ओर थोड़ा रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं हेज का काम करेगा। हेज मतलब ये कि यदि आप डायरेक्ट निवेशक हैं, अगर यहाँ से आपको मान लीजिए कुछ लॉस होता है तो आपका वहाँ से फायदा मिल जाएगा सर। बिल्कुल हेमराज जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि शेयर मार्केट में प्रवेश किया है। लेकिन अभी मुकेश जी इनको शायद, जैसे इन्होंने स्टॉक की बात की तो और ETF की, तो ETF तो बहुत ही सेफ सुरक्षित है, और म्यूचुअल फंड, ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से इनके लिए बेटर रहेगा। अभी चूंकि नए हैं, अनुभव उतना नहीं, तो स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। हमारा शेयर मार्केट बड़ा विचित्र है। बिल्कुल, नए निवेशक को जैसे आप चूहे को बाहर निकालना हो तो कुछ ब्रेड रखनी पड़ती है ना, लालच। ऐसे नए निवेशक जब आते हैं ना तो अचानक उनको प्रॉफिट मिलता है। जब प्रॉफिट मिलता है तो वो डिसीजन लेना गलत करते हैं। यानी मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप रेगुलर अपडेट रहें, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों को पढ़ें, मार्केट पर क्या असर होने वाला है इसके बारे में थोड़ा स्टैंड करें। लेकिन आपने कुछ देर पहले एक पोर्टफोलियो बताया, उसको आप जरूर पालन करें, आपको फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं मुकेश जी आपके मूल प्रश्न पर, जो आपका मूल पेशा है आयकर। तो आयकर में कुछ बदलाव, देखिए वित्त वर्ष 25-26 समाप्त हो गया है। 25-26 में बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन जो वित्त वर्ष 26-27 है, जो स्टार्ट हो चुका, चालू हो चुका है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो बेहतर होगा कि आप पुराने रिटर्न का फाइल करने से पहले अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे AIS है, आपका TIS है, 26AS है, अगर आपकी जहाँ जहाँ FDs हैं, उन FDs के आप प्रॉपरली सर्टिफिकेट मंगा लीजिए। सर्टिफिकेट के साथ साथ मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप स्टेटमेंट जरूर लिया करें। जनरली क्या होता है कि आप इंटरेस्ट का प्रमाण पत्र ले लेते हैं, लेकिन आप ब्याज का स्टेटमेंट नहीं लेते, तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका क्या क्या डिडक्शन हुआ है। तो वो डिडक्शन का सारा हिसाब किताब लेके और बढ़िया आप आयकर में अपना सेल्फ अगर खुद फाइल कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि AIS, TIS, 26AS, इन तीनों को आपस में मिलान कर लें, और साथ ही साथ आपके बैंक स्टेटमेंट में ये जरूर देख लें कि कहीं कोई क्रेडिट तो नहीं आई। अगर वो क्रेडिट्स आई हैं तो उनको भी आपको लेना है, क्योंकि मेरे क्लाइंटों को बहुत नोटिस आ रहे हैं इस बात के कि उन्होंने इनकम को स्केप कर दिया है। तो इसीलिए अपना आयकर रिटर्न यदि खुद फाइल करते हैं या किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं तो ज़रूरी है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो हम दूरदर्शन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये सारे पेपर इकट्ठे करके आप कराएं। देखिए
जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना हमारे एम्प्लॉयज़, उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने नया रिजीम चुना है ऑप्शन में, अगर आपने नया रिजीम चुना है तो आपको फॉर्म 16 लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उसने ऑलरेडी अपडेट कर देंगे। जब वो अपडेट कर देंगे तो ऑटो पॉपअप आपको पूरा फिल, यानी आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना पूरा फिल आएगा। लेकिन फिल कर आने के बाद आपको उसे मिलान करना है सर, और मिलान करने के बाद उसको फाइल करना है। सपोज कीजिए मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी मदर जो है, मदर हैं उनकी, और उनकी बेटी जो है वो बैंक में जॉब करती है। तो कहीं ना कहीं माल फंक्शन से मदर का पैन कार्ड, बेटी मर्ज हो गया, तो मर्ज होने से उनकी इनकम बढ़ गई, टैक्स लायबिलिटी आई। तो ऐसे कंडीशन में कोई करेक्शन करना हो तो उसकी ड्यू डेट होती है 30 जून, यानी 30 जून में आप AIS में जाके, आपको लगता है कि ये फिगर आपसे संबंधित नहीं है, आपके पैन कार्ड संबंधित नहीं है, एक गलत आ गई है, तो आप उसको वेरीफाइड करके AIS का रिटर्न जरूर फाइल करें। महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने अकाउंट की। कई बार आधार से लिंक्ड नहीं होते, कई बार बैंक से वो फिसल जाते हैं ट्रांजैक्शन उनके जी। तो उस तरह से क्या आपने ये कंफर्म कर लें कि आपका अकाउंट आधार से लिंक्ड है या नहीं है, तो उसके लिए फिर कहाँ बैंक जाना पड़ेगा या ऑनलाइन भी कुछ प्रक्रिया है? आपके प्रश्न का समाधान करेंगे कि ये बहुत समस्या से जूझ रहे हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले आपको जो इस वजह से कई बार रिटर्न नहीं आता उनका। इससे पहले जो आपका प्रश्न ये था कि जो व्यवसायी हैं, हाँ, उनको 31 मार्च खत्म होने के बाद अपने क्या क्या पेपर कलेक्शन करना चाहिए। देखिए, सैलरीड एम्प्लॉयज का ITR बहुत आसान होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसका ITR फाइल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छे अधिवक्ता या किसी प्रोफेशनल के पास आप जरूर जाएं, और उसके बाद जाने से पहले अपना बैंक स्टेटमेंट ले जाएं, पूरा जो भी बैंक है आपका, उसके साथ आपने जो जो ट्रांजेक्शन UPI में किए हैं, अगर आपने UPI से ट्रांजेक्शन करें वो भी आप ले जाइए। शेयर मार्केट में भी आपने काम किया है तो ग्लोबल रिपोर्ट लेके जाइए। यानी जहाँ जहाँ आपके निवेश हैं, जहाँ जहाँ आपकी FDR है, और बिजनेस में जो भी आपने टर्नओवर्स किए हैं, यदि GST नंबर है तो वो टर्नओवर वहाँ से दिख जाएगा। अदरवाइज सारी चीज़ों को बिल बाउचर कलेक्शन करके एक बस्ता बांध के और सी के पास, प्रोफेशनल के पास जाइए और वहाँ जाके काम कीजिए। जी। अब आपका दूसरा जो प्रश्न था वो बैंक अकाउंट लिंक, बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने ITR फाइल कर दिया, रिफंड भी क्लेम कर दिया, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलता। हाँ। रिफंड न मिलने की कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है कि आपका जो पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड कई बार खाते से लिंक नहीं होता है, तो खाते से आपको लिंक कराना पड़ेगा। लिंक इसलिए कराना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है रिफंड करने का, वो पैन से लिंक होता है। यानी जिस खाते में आपका पैन लिंक होगा और जो आपने ITR भरते समय डिक्लेयर किया होगा कि मुझे इसमें रिफंड चाहिए, तो उसमें आपको लिंक कराना पड़ेगा, यानी बैंक में जाके। दूसरा प्रश्न ये था कि आधार और टेलीफोन नंबर, ये दोनों का लिंक होना बहुत जरूरी है। आधार का पैन कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और इन सब का लिंक होना आपके खाते से होना जरूरी है। यानी आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा खाते से लिंक कराने के लिए, और खाते से पहले जो लिंक करवाना है तो आपको MP ऑनलाइन के पास जाना पड़ेगा। अगर MP ऑनलाइन के पास नहीं जा सकते तो आप खुद भी गवर्नमेंट की साइट पर चले जाए और वहाँ जाके अपडेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये सारे चेन है, इंटरकनेक्टेड हैं, आधार पैन कार्ड। हाँ। ये दोनों पहले भाई भाई बन गए जी, फिर आप बैंक अकाउंट में जाके अपनी दावेदारी कर सकते हैं। और ये पूरी फैमिली बनेगी। बिल्कुल। और मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए आपने लिंक नहीं कराया है ना सर, जी, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं फ्यूचर्स में। आपको पैन कार्ड, आपको आधार कार्ड, ये सारे लिंक करने हैं, और कोशिश कीजिए कि एक नंबर का उपयोग करें, क्योंकि वही नंबर आपका MPB में जाएगा, वही नंबर आपका इंडियन गैस में जाएगा, वही आपका आधार में, वही आपका पैन कार्ड में, वही इनकम टैक्स, मोबाइल नंबर। बिल्कुल सही। अगर आप डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि आमदनी सबकी अलग अलग होती है जी, तो इनकम के बेसिस पर हम ITR फाइल करने की कैसे तैयारी करें? देखिए क्या होता है कि सबकी आमदनी अलग अलग होती है। हम सैलरीड की बात करें, क्योंकि सैलरीड हमारे करदाता भारत में ज़्यादा हैं और राजस्व सरकार को इनसे ज़्यादा प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्योंकि उनकी इनकम को छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे करदाता
कर्मचारी हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से इनकम कम है और जिनका शेयर मार्केट या मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो ITR 1 का चयन करेंगे। चयन करना बड़ा सावधानी पूर्वक है, क्योंकि आपका फार्म गलत चयन होने का मतलब ये है कि आयकर से आपको नोटिस आना है, और नोटिस आना फिर उसका कंप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो और दिक्कत हो जाएगी। तो ITR 1 ऐसे करदाता जिनका वेतन 50 लाख रुपए से कम है और जिनके पास एक ही प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स की इनकम है, ऐसे करदाता चुन सकते हैं ITR 1 को। सिंपल सा फॉर्म है, ऑलरेडी फिल्ड आएगा, आपको वेरीफाइड का फाइल करना है। दूसरा ITR 2, ऐसे करदाता, ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, विदेशों में जिनकी संपत्तियां हैं, जो शेयर मार्केट काम कर रहे हैं, जिनके पास एक से अधिक से प्रॉपर्टी है, एक से अधिक प्रॉपर्टियां हैं और सबसे किराया आता है, तो आपको ITR 2 का चुनाव करना चाहिए। ITR 3 जो है वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए होता है, जिनका ऑडिट होता है इंडिविजुअल के लिए। ITR 4 ऐसे करदाता, ऐसे बिजनेसमैन के लिए होता है जो कि अपने खाते वही मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि छोटे छोटे दुकानदार या छोटे छोटे करदाता होते हैं, क्योंकि हमारी सरकार उनका ध्यान रखती है जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। बिल्कुल सही, वो नहीं चाहती कि आप कैश वाउचर, बिल वाउचर सारे मेंटेन करें। वो कहती है, मुकेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत दूर से एक कॉलर जुड़े हैं हमसे, उड़ीसा से नलिन जी। हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी नलिन जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल है कि जी मेरा दादाजी ने 1960 साल में जी 1960 साल में आयकर छूट का निवेश किया है। अच्छा, आपको है ना जोनल ऑफिस जाना पड़ेगा SBI के। अच्छा, और जोनल ऑफिस में भी अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं होगी तो बैंक ऑम्बुड्समैन होती है, बैंक लोकापाले बोलते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति का बैंक कोई बात नहीं सुन रही होती है या निवेश की कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंकिंग लोकापाले में एक आवेदन लेके और दस्तावेज आपको लेके जाना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य में हो, अगर उड़ीसा राज्य में है तो भुवनेश्वर में, वहां पर इसके संस्थान बने हैं। आप गूगल पे जाके बैंकिंग लोकापाले का बारे में जानकारी लेके वहां पर दावे प्रस्तुत कीजिए, आपका समाधान तुरंत होगा। वहां पर बकायदा एडवोकेट साहब भी बैठे होते हैं इन समस्या को निदान करने के लिए। लेकिन जो हायरार्की है, जो चेन है, वो चेन ये है कि आपको सबसे पहले एक लिखित कंप्लेंट बैंक को करना है, फिर उसके जोनल ऑफिस में करना है, फिर उसके ऊपर पहुंचना। बिल्कुल जी। अमित जी हैं उज्जैन से, कॉलर करते हैं। हेलो। तो इस तरह की समस्या बहुत आती है मुकेश जी कि बहुत पुराने निवेश हैं कहीं इनके, और फिर वो पेमेंट उसको लेने में, क्लेम लेने में कहीं भी दिक्कत आती है। एक्चुअली दिक्कत नहीं आती खेमरिया जी, क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। बिल्कुल, है ना सर। जैसे मान लीजिए हमारे किसी परिचित को उनके दादाजी ने शेयर में निवेश किया था, अब वो शेयर प्रमाण पत्र मिल गए। जी हाँ जी। लेकिन इतने वर्षों से आपने कभी डिविडेंड के बारे में क्लेम नहीं किया, आपने कुछ शुरुआत नहीं की। जी हाँ जी। तो जो संस्था होती है जहां से पेपर डॉक्यूमेंट इशू किए थे, उसको वापस रीस्ट्रक्चर करने में थोड़ी समस्या आती है। और वो जेन्युइन निवेश तक पहुंचना चाहता है, जेन्युइन। ऐसा ना होगा आपको पड़स्ते पड़े हुए मिल गए, आप लेकर चले आए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है सर कि हमारे भारत में एक ही नाम के कई व्यक्ति हैं, एक ही डेट ऑफ बर्थ के कई पर्सन होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को वेरिफिकेशन करने में, जो कंपनी उसको वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा और सकते हैं, उसके बाद वहां से प्रॉपर एक सर्टेन फीस जमा करके कोर्ट का एक ऑर्डर मिलता है। क्योंकि इनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो परिवार में वारिस हैं उनके, क्योंकि 1960 में जब किया। और सामान्यतः होता क्या मुकेश जी कि नॉमिनी जो बनाया जाता है या तो पत्नी या पुत्र पुत्रियों को बनाया जाता है। अब ये ग्रैंडसन है, तीसरी पीढ़ी आ रही है, तो सक्सेशन वगैरह की वो प्रक्रिया जो होती है, सक्सेशन लेना पड़ेगा, सक्सेशन लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बिल्कुल जी, पैसा सुरक्षित है आएगा, पर वो प्रक्रिया के तहत आएगा, वो प्रक्रिया लेंथी हो सकती है। और उसकी ड्यू डेट भी होती है 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, वो उसी के अंदर सारा काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अब वो कहते हैं कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं होती हैं, कोई सामाजिक कार्य कर रही हैं या कुछ इस तरह के चैरिटी काम करते हैं, डोनेशन भी उनको मिलता है, तो उसके बाद कई बार उनको नोटिस वगैरह आते हैं। क्या वो उनका प्रॉपर सेटलमेंट सही नहीं होता, या उनके पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं, या कुछ कमी होती है उनमें?
देखिए, आपने मेरे ख्याल से हमारे दूरदर्शन में इस तरह का प्रश्न मुझसे पहली बार आपने पूछा है सर। रॉन्ग डोनेशन क्लेम जिसे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम इस पे दो एस्पेक्ट में बात करेंगे जल्दी से, कम समय में। पहली एस्पेक्ट हम ये बात करेंगे कि आप यदि स्कूल चलाते हैं, जी जी, है ना सर, कोई संस्थाएं चलाते हैं, कोई समाज का काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार भी ऐसी संस्थाओं को प्रमोट करने के लिए CSR फंड देना चाहती है। लेकिन CSR फंड अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको कंपलसरी कराना है। जैसे कि आपको 12A में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सेक्शन 80G में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, NGO दर्पण ID में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो गई हैं तब CSR 1 का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अगर ये सारे काम आपने कर लिए हैं, उसके बाद आपको सरकार को एक DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपको पैसा क्यों चाहिए? क्या आप कोई चैरिटी के लिए कोई भवन बनाना चाहते हैं? क्या आप सभागार बनाना चाहते हैं? क्या विद्यालय में आपको कुछ, तो वो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य। और वैसे भी आजकल अब तो जिस तरह की पारदर्शिता है आयकर विभाग में, या और ज्यादातर आम जन से भी ये सहयोग की अपेक्षा होती है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करें। बिल्कुल, उसमें आप समस्या से बच रहे हैं, आपको अलग अलग हिसाब किताब बिल नहीं रखना, सीधा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन आता है और AIS पर सारा वो सर्च होता है। उसके अलावा इसका एक और फायदा होता है मुकेश जी, उसको लोग शायद नजरअंदाज कर जाते हैं या ध्यान भी नहीं देते, सिविल स्कोर का जी, कि अगर आप प्रॉपर काम करेंगे पारदर्शिता के तो सिविल स्कोर पे आपका असर आएगा। क्या महत्व है? देखिए, सिविल रिपोर्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लाइंट अक्सर मुझसे बोलते हैं, सर हमने कोई लोन नहीं लिया है, हमारा सिविल में नाम दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि अगर आप सिविल सच में अच्छी रखना चाहते हैं तो जब भी आप लोन लेते हैं, जहां से भी लोन लेते हैं, सपोज कि आपने होम लोन लिया, आपने गाड़ी का लोन लिया, तो जब आप जिस चीज का भी लोन लेते हैं और जब लोन पेमेंट खत्म हो जाता है तो आप भाग जाते हैं। भागिए नहीं, लोन पेमेंट खत्म होने के बाद आप सबसे पहले लोन क्लोजर स्टेटमेंट लीजिए, ठीक है ना सर, NOC लीजिए, और व्हीकल लोन लिया है, गाड़ी लोन लिया है तो उसमें मॉर्गेज होता है, डी मॉर्गेज होता है, हाइपोथिकेशन होता है, उसको क्लियर कराइए, सरसाइज रिमूवल कराइए, और साथ में बैंक से एक स्टेटमेंट भी लीजिए ब्याज वाला। ये सारी चीज लिए बिना सारा विधिवत कीजिए और आप बड़े आनंद से अपना एंजॉय करिए। सारी सिस्टम आपके साथ प्रोसेस होती है। मुकेश जी, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, दर्शकों से और आपसे विदा लेना पड़ेगी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।